A very warm welcome to you all in this editorial analysis series, Explain to the Point. मेरा नाम है सुदेश और चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज दो महत्वपूर्ण दिवस विश्व भर में मनाए जाते हैं। आइए एक बार उनके बारे में जान ले। इनमें से पहला है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह आईटीयू की स्थापना का प्रतीक है। जब 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आईटीयू का मतलब होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इस दिन को विश्व दूरसंचार और अंतर्राष्ट्रीय समाज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1969 से यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। दिन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई तकनीकों द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, और इसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करना भी है। थोड़ी जानकारी हाइपरटेंशन डे के बारे में भी देख लेते हैं। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है। यह दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है और लोगों को इस साइलेंट किलर महामारी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त रोगियों में उचित ज्ञान की कमी के कारण यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि हाई ब्लड प्रेशर यह एक बीमारी है, और जागरूकता ना होने के कारण इसे इग्नोर किया जाता है। खैर चलिए कल का सवाल और उसका जवाब देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कौन से देश में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है बॉक्साइट का, और बॉक्साइट प्रोडक्शन कैपेसिटी में चाइना आता है दूसरे नंबर पर। अब आप पूछोगे कि भारत की रैंक क्या है इस लिस्ट में, तो मैं आपको बता दूं भारत है बॉक्साइट प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर। यह चीजें याद रखा कीजिए, आपको यह एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इन सवालों से कोई सवाल आपको डायरेक्टली भी नहीं पूछा गया, तब भी ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए आप इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का ओवरव्यू। आज दो काफी अच्छे आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। पहला होगा इन न्यू लाइट। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि देश भर की जेलों में जो कैदी बंद है उनकी संख्या कम करनी होगी। आपने समझ ही लिया होगा कि ऐसा कोरोना वायरस महामारी की वजह से सोचा जा रहा है। भारत की जेलों में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पर महामारी जल्दी फैलने का धोखा रहता है, और इसलिए ऐसे कैदी जिनके नाम पर कोई हिनस क्राइम नहीं है उन्हें पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। हालांकि इसमें और भी कई सारे कंसीडरेशंस आएंगे, उन्हीं के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है। दूसरे आर्टिकल में बात की जा रही है साइंस के बारे में। हम सबको पता है साइंस का मतलब क्या होता है। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि भौतिक चीजों का अभ्यास और निसर्ग के नियमों का अभ्यास करना और उन्हें समझना साइंस होता है। और इस डेफिनेशन के हिसाब से अनसाइंटिफिक क्या होता है। अंधश्रद्धा और ऑब्सक्यूरेंटिज्म को विज्ञान से अलग माना जाता है, मगर सिर्फ यही दो चीजें अनसाइंटिफिक नहीं है। हमारे देश में जिस प्रकार कोरोना वायरस की जानकारी को छुपाया जा रहा है उसे भी अनसाइंटिफिक की कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले अजीम प्रेमजी ने इसी के बारे में बात की थी। जानेंगे आगे इस आर्टिकल को भी शॉर्ट में। आर्टिकल्स को समझने के लिए हमें जो हथियार चाहिए वह है आपके सामने। जी हाँ, यह हथियार होता है वोकैब्युलरी। इसका महत्व उन बच्चों के लिए ज्यादा होता है जिन्हें आर्टिकल्स खुद से पढ़ने पर अच्छे से समझ में नहीं आते, और उन्हें शब्दों के अर्थ ढूंढने के लिए बार बार या तो डिक्शनरी या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा करते हुए वे आर्टिकल की लिंक खो देते हैं, फिर वह आगे क्या पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठे दे रहा हूँ ताकि इससे आपका वक्त बचे और आप ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में टाइम इन्वेस्ट कर सकें। खैर चलिए आते हैं टू द पॉइंट। आज का पहला आर्टिकल है इन अ न्यू लाइट। भारत की जेल में बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जेलों को डिकंजेस्ट करने की बात की है। आप सबको पता है आज के समय में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वायरस जेलों में नहीं फैलेगा, और जेल हाइजेनिक भी नहीं होते हैं। इसका मतलब एक बार यहाँ वायरस फैल गया तो वह काफी सारे कैदियों की जान ले सकता है, और पहले ही जेलों के बाहर की परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं है। इसके बारे में मार्च 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सोचा था, और आज के समय में डिकंजेस्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। डिकंजेस्शन का मतलब होता है जिन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है
उन्हें रिहा करने की जरूरत है। इससे कोरोना वायरस को फैलने का कम से कम मौका मिलेगा। लेकिन अब भारत की जेलों में कैदी तो बहुत सारे, फिर किसे रिहा करना चाहिए और किसे नहीं, यह फैसला कैसे किया जाए? इसलिए कोर्ट ने गवर्नमेंट को हाई पावर्ड कमेटी बनाने को कहा है। अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है तो उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके बारे में भी इस कमेटी में विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सोचकर कैदियों के स्वास्थ्य के अधिकार यानी राइट टू हेल्थ को समझा है। इसे एक काफी अच्छा स्टेप हम कह सकते हैं। कल मैंने आपको जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल गवर्नेंस के बारे में समझाया था। यह जो केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं, इसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म का एक उदाहरण मान सकते हैं। फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जब कैदियों को रिहा किया जाएगा तो उसमें एज और कमोबिडिटीज यह एक महत्वपूर्ण कंसिडरेशन होगा। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उन्हें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। साउथ कोरिया और सोवियत यूनियन दोनों देश ऐसा पहले कर चुके हैं। इसलिए हाई पावर्ड कमेटी भी इसके बारे में सोच सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन हर साल पब्लिश की जाती है, वह आप एग्जाम में लिख सकते हो। इसके तहत जून 2020 तक भारत में लगभग 4,66,000 कैदी है। इसमें से करीब करीब 70% अंडर ट्रायल है। आपको ऐसी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की पब्लिशमेंट्स याद करनी होगी। इसे आप आपकी किसी भी रिटन एग्जाम में लिखाए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। इसमें जाने माने फिलेंथ्रोपिस्ट अजीम प्रेमजी के बारे में लिखा गया है। उन्होंने कहा था, इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए अच्छे विज्ञान और सच्चाई दोनों ही जरूरी है। हालांकि आज के समय में हम अच्छे विज्ञान का मतलब सिर्फ अंधश्रद्धा और रूढ़िवादिता को चुनौती देना इतना ही समझते हैं। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि भौतिक चीजों का अभ्यास और निसर्ग के नियमों का अभ्यास करना और उन्हें समझना साइंस होता है। मगर जब सत्ता पर बैठे लोग झूठे आंकड़े और निराधार दावे करने लग जाए तो वह भी अच्छा साइंस नहीं होता, और इससे प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ऐसी भयानक महामारी से जीतने के लिए हमें सही जानकारी के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मगर सही और गलत जानकारी के बारे में सिर्फ महामारी के दौरान बात करना उचित नहीं है। यह देश में कई सालों से चलता आ रहा है। रैशनल थिंकिंग करने वालों का भी विरोध देश में स्वतंत्र पूर्व काल से देखा गया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी वेस्टर्न कल्चर को अच्छा कहने के बाद कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। रिसेंट उदाहरण है महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर नरेंद्र दाभोलकर जी का। इस समिति के माध्यम से नरेंद्र दाभोलकर अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई करने का काम कर रहे थे। इसलिए कुछ असामाजिक घटकों द्वारा उनकी हत्या की गई। इन लोगों को यह समझना होगा कि किसी भी हाल में मॉडर्न सोसाइटी धीरे धीरे अंधश्रद्धा भुला देगी। मॉडर्न सोसाइटी उन चीजों को अंधश्रद्धा मानती है जिन्हें लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता। और रही बात अच्छे विज्ञान की, तो विज्ञान का मल्टीडायमेंशनल होना ही उसे अच्छा बना सकता है। मल्टीडायमेंशनल का मतलब यहाँ सारा सार विचार से है। किसी बात की सच्चाई को सभी एंगल्स से सोच समझकर फिर उसके बारे में कोई कंक्लूजन देना अच्छा विज्ञान कहा जा सकता है। खैर, रुकते हैं इस आर्टिकल में यहीं पर। वीडियो समाप्त करने से पहले देख लेते हैं आज का सवाल, जो कि है आपके सामने। आपको बताना है बैलफोर डिक्लेरेशन कौन से देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में जो हालात बने हैं उसी से रिलेटेड सवाल मैंने आपसे पूछा है। जिन्हें ऑलरेडी जवाब पता है वह कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज रुकते हैं यहीं पर। कल फिर से होगी मुलाकात एक नए शॉर्ट एंड कंसाइज एनालिसिस वीडियो के साथ। जय हिंद।